अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 में हम एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड कैरियर मैनेजमेंट को स्टडी कर रहे हैं। हम अपने पिछले लेक्चर में कुछ बेसिक टेक्निक्स को डिस्कस किया था डेवलपमेंट की। आज हम उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टेक्निक इज एनलार्जिंग द करंट जॉब। जॉब एक्सपीरियंसेस के जरिए भी हम डेवलपमेंट करा सकते हैं। इसके अलावा हम करंट जॉब को कैसे एनलार्ज करके लोगों की उनको डेवलप कर सकते हैं। जॉब एनलार्जमेंट इन्वॉल्व्स एडिंग चैलेंजेस एंड न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द करंट जॉब। आज के दिन हम जो जॉब करा रहे हैं एक एम्प्लॉय से, उसी के अंदर हम नई चीजें ऐड करते हैं, नए चैलेंजेस, नए वर्क असाइनमेंट्स। टू इन अ बॉक्स की टेक्निक, enlarging jobs by giving two managers the same title and responsibilities and allowing them to divide work as they see fit। दो लोग हैं, हम उनको एक ही काम दे देते हैं, एग्जैक्टली सेम असाइनमेंट है। अब उन दोनों ने मिलके बैठ के डिसाइड करना है कि हम किस तरह इस काम को बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से काम आप करेंगे, कौन से काम मैं करूँ। ओवरऑल इससे जॉब एनलार्जमेंट के कंसेप्ट पे हम काम कराते हुए हमसे डेवलपमेंट का काम लेते हैं। जॉब रोटेशन, एनलार्ज का लफ्ज आपको बता रहा है कि कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ नए चैलेंजेस हैं। रोटेट का लफ्ज आपको बता रहा है कि हम उसकी पोजीशन चेंज करते हैं। A series of assignment in different functional areas of the company or within a single functional area। या तो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर हम उसको मुख्तलिफ किस्म की असाइनमेंट देते हैं, या उस डिपार्टमेंट से निकाल के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देते हैं और मुख्तलिफ किस्म का काम लेते हैं हमसे। इससे होता क्या है, ओवरऑल आपको एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को समझने का मौका मिलता है। जॉब रोटेशन हेल्प एम्प्लॉयज गेन एन ओवरऑल एप्रिसिएशन ऑफ द कंपनी एंड डेवलप अ नेटवर्क। एक तो उनको ओवरऑल पूरी की पूरी कंपनी की समझ आती है। दूसरा, मार्केटिंग के लोगों का नेटवर्क सिर्फ मार्केटिंग तक था, फाइनेंस वालों का सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर था। लेकिन जब आपने जॉब रोटेशन के जरिए एक शख्स को सारे डिपार्टमेंट में भेजा तो उसकी हर डिपार्टमेंट में एक अच्छी रेपो क्रिएट हुई, उसकी एक अच्छी नेटवर्क बिल्ड हुआ। दूसरा, उसने पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को समझ लिया। तो ऐसे शख्स को जब हम एग्जेक्टिव बनाएंगे तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को समझ रहा होगा, किस डिपार्टमेंट में क्या चीजें चलती हैं, किस तरह मैंने उसको मैनेज करना है। लेटरल मूव्स क्या है? लेटरल मूव्स हेल्प रिटेन एम्प्लॉयज हु वांट न्यू एक्सपीरियंसेस। बेसिकली ये क्या होता है कि यू आर वर्किंग एज अ मैनेजर इन अकाउंट्स। अब आपकी हॉरिजॉन्टल मूव क्या होगी, आपकी वर्टिकल मूव क्या होगी? देखिए, लेटरल मूव में हम उसी को, मैनेजर को ही फाइनेंस या अकाउंटिंग से उठा के मार्केटिंग में भेज देते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में भेजते हैं और उसका टाइटल भी डिफरेंट कर देते हैं। अब लेटरल लाइन को देखिएगा कभी, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ होती है वो, तो एक तो उससे पोजीशन भी चेंज हो जाती है और दूसरी ओवरऑल उससे डिपार्टमेंट भी चेंज हो जाता है। इफेक्टिव किस तरह हो सकती है जॉब रोटेशन? ऐसा तो ना हो कि हम एक शख्स को एक डिपार्टमेंट से दूसरे में भेजें, पहला डिपार्टमेंट भी सफर करे, नए डिपार्टमेंट में जाके ये बंदा फिट ना हो, दोनों डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए। तो इसको हम किस तरह इफेक्टिव बना सकते हैं? इट शुड बी लिंक टू स्पेसिफिक डेवलपमेंटल नीड्स। इसकी जो एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है वो डेवलपमेंट होनी चाहिए। प्रोवाइड्स एक्सपीरियंसेस नीडेड फॉर मैनेजर्स पोजीशन, मैनेजरियल पोजीशन। इससे वो शख्स वो एक्सपीरियंसेस गेन करे जो उसको मैनेजर बनने के लिए जरूरी है, वो ओवरऑल वो इंसाइट लेके आए उस डिपार्टमेंट से। एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड द स्किल्स टू बी डेवलप्ड। लोगों को ये समझ आए एम्प्लॉयज को कि कौन सी स्किल्स हासिल करना जरूरी है, किन स्किल्स के जरिए मैं टॉप की तरफ जल्दी से मूव कर सकता हूँ। टाइम टू मिनिमाइज वर्कलोड कॉस्ट, वी शुड हैव टाइम टू मिनिमाइज इट। ऑल एम्प्लॉयज आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ये चीज बहुत अहम है कि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो जॉब रोटेशन के लिए अप्लाई कर सके और हमको डिफरेंट डिपार्टमेंट में भेजें। टेम्परेरी असाइनमेंट्स, वॉलंटियरिंग एंड सबैटिकल्स। टेम्परेरी असाइनमेंट्स नाम से हमें बता रही हैं, इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग एम्प्लॉयज सो कंपनीज कैन बेटर अंडरस्टैंड ईच अदर। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में एक शख्स को टेम्परेरी बेसिस पे भेजें। प्राइवेट सेक्टर में ये चीज कम होती है, गवर्नमेंट सेक्टर में काफी ज्यादा है। इसको हम कहते हैं कि ये शख्स हमारे पास टेन्योर पे आया है, एक स्पेसिफिक डेपुटेशन के पे आया है, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है डेपुटेशनिस्ट, कि एक शख्स 2 साल के लिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे आया। तो हम हमारे जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ से कुछ लोग डेपुटेशन पे यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ से डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाते हैं। तो उसका मकसद ये होता है कि दो कंपनीज एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझ सकें।
कम्युनिटी वॉलंटियर असाइनमेंट्स में प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न न्यू स्किल्स। आप अपने एम्प्लॉयज को कम्युनिटीज में भेजते हैं, वहां पे जाके वो वॉलंटरी वर्क करते हैं। हमारे यहाँ पे ये ट्रेंड कम है, दूसरे मुल्कों में काफी ज्यादा है। उससे ऑर्गेनाइजेशन की एक गुडविल क्रिएट होती है। Sabbatical involves a leave of absence to renew or develop skills। आपको एक लीव दी जाती है कि जनाब आपको इस सिलसिले में कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं, तो हम आपको 2 महीनों के लिए ऑफ कर रहे हैं। इन 2 महीनों में हम आपके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं। आप उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठें, उसको समझें, अपनी ट्रेनिंग अपनी स्किल्स को बेहतर करें, नॉलेज और एबिलिटीज को बेहतर करें, और 2 महीने बाद वापस आ जाएं। 2 महीने तक हम आप हमारी तरफ से टोटली फ्री हैं। इसको हम सबैटिकल्स का नाम देते हैं। सबैटिकल लीव होती है ये। ट्रांसफर्स, प्रमोशंस एंड डाउनवर्ड मूव्स। डाउनवर्ड व्हाई? Normally, we wish to have some upward moves. But why downward moves? Let's discuss. A transfer involves reassigning an employee to a different area of the company. Of course, transfer का हमें पता है कि एक शख्स को हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में भेज देते हैं। A promotion involves advancement to a position of greater responsibility and authority. प्रमोशन में हम उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा अथॉरिटी देते हैं, एक सीनियर पोजीशन दे देते हैं। लेकिन एक डाउनवर्ड मूव वो क्यों? इन्वॉल्व द पोजीशन विद लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक शख्स स्ट्रेस फील कर रहा है, एक शख्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या एक शख्स के को सीनियर लेवल का तो तजर्बा है लेकिन जूनियर लेवल के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता, तो हम उसको डाउनवर्ड मूव के जरिए जो ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक्स है वहां पे भेजते हैं, ताकि वो ओवरऑल उस चीज को बेहतर तौर पे समझ सके। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात है, बाय इन और रीलोकेशन। रीलोकेशन क्या है? एक शख्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेजना, डिसलोकेट करना उसको। तो कैसे होगा? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कंटेंट, चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स। कि भाई कैसे होगा ये, इसके चैलेंजेस क्या हैं, फवायद क्या है। अगर आप दूसरे दूसरे शहर में चले जाएं तो उसके लिए आपके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। सेंड द एम्प्लॉय टू प्रिव्यू द न्यू लोकेशन। आप उसको भेजते हैं कि भाई हम आपको फलां शहर में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, आप जरा जाएं, वहां पे 1-2 दिन रहें, उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे ऑफिस में जाएं, शहर को समझें, ताकि आप वहां पे जरा कंफर्टेबल हो जाएं। एजुकेट हाउ द न्यू जॉब विल अफेक्ट इनकम, टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस। आप उसको बताएंगे कि जनाब आप नए शहर में अगर उसमें जाते हैं, आपको ये पोजीशन ऑफर की जाएगी, आपकी टोटल सैलरी इतनी होगी, इसके अलावा हम वहाँ पे आपको, चूंकि वो हालात ठीक नहीं है, हम आपको वहाँ पे एक घर भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी आपको वहाँ पे दी जाएगी, और आपके एक्सपेंसेस किस तरह होंगे, टैक्सेस वगैरह की क्या डीलिंग होगी वहाँ पे। असिस्ट विद सेलिंग एंड सिक्योरिंग हाउसिंग। आप उसको ये यहाँ तक असिस्ट करने के लिए तैयार होंगे कि यहाँ पे आपके पास एक घर है, आप इसको सेल करना चाहें तो हम किसी प्रॉपर्टी एजेंट के जरिए उसको सेल कराते हैं, और वहाँ पे आपको घर खरीदने में हम आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज देंगे। असाइन अ होस्ट टू हेल्प विद एडजस्टमेंट। आप वहाँ पे जा रहे हैं एक नए शहर में, पहले 15 दिन के लिए आपको हम अकोमोडेशन दे रहे हैं, और वहाँ पे हम आपको एक होस्ट दे रहे हैं, मे बी एक होटल में आपको अकोमोडेशन अरेंज कर दी गई है, तो उन 15 दिन के अंदर आप अपनी मुश्किल वहाँ पे रिहाइश का बंदोबस्त कर लेंगे। प्रोवाइड एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम। नया शहर है, नए लोग हैं, नया डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे आपको जाके समझने के लिए हम एक ओरिएंटेशन प्लान बना रहे हैं, तो उसको भी आप अच्छी तरह कंडक्ट करेंगे तो आपको उसके बारे में डिटेल से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। मेंटरिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बेसिकली मेंटरिंग है क्या? मेंटरिंग बिल्कुल वही चीज़ है जिस तरह हमारे दौर में पहले कभी लोग कहते थे कि मैंने फलां के हाथ पे बैत कर लिया, फलां मेरे मुर्शद है, तो हम दीन सीखने के लिए और उनसे रहनुमाई लेने के लिए हम उसको अपना मुर्शद मान लेते थे। तो अगर एक शख्स कहता है कि मैंने दीन नहीं सीखना, मैंने दुनिया सीखनी है, मैंने सीखना है कि इंजीनियरिंग की फील्ड में कैसे आगे जाते हैं, वो एक सीनियर लेवल के इंजीनियर को, जो टॉप लेवल है, जिसकी उस पूरी फील्ड में एक बहुत अच्छा नाम है, उसके पास जाता है, उसे कहता है कि मुर्शद मुझे अपना चेला बना लें, आप आज से मेरे मेंटर है, तो मुझे आप मेरा हाथ पकड़े और मुझे जनाब आप सिखाए कि कैसे इस फील्ड में ग्रो करना है। तो वो बेसिकली एक तरह से उसका वो सीनियर लेवल का एक होगा लिंक। इन्वॉल्व एन एक्सपीरियंस सीनियर एम्प्लॉय हेल्पिंग टू डेवलप अ लेस एक्सपीरियंस वन। एक सीनियर एम्प्लॉय जूनियर की मदद कर रहा है, ठीक है। इट हेल्प सोशलाइज न्यू एम्प्लॉयज, डेवलप मैनेजर्स एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज विदाउट रिगार्ड टू रेस एंड जेंडर। इसमें रेस और जेंडर और कलर किसी किस्म का कोई चीज नहीं होती। आप एक शख्स के सामने जब खुद को डाउन कर देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी है कि फिर वो आपको ओवरऑल एक्सेल करने में मदद करे। मोस्ट रिलेशनशिप डेवलप इनफॉर्मली। फॉर्मल नहीं होता कि भाई वो बॉस है, आप उसके सामने बैठे हैं, वो उसको झिड़क रहा है, ऐसे नहीं होता।
बट सम कंपनीज हैव फॉर्मल प्रोग्राम, किसी में होता भी है लेकिन नॉर्मली ये इनफॉर्मल होता है। मेंटर्ड बेनिफिट्स, जिस शख्स की मेंटरिंग की जा रही है, से मैं अगर अपने वीसी के पास जाता हूँ कि सर आप एकेडमिक्स में बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं, मैं अभी जूनियर टीचर हूँ, तो आप आज से मेरे मेंटर हैं और आपने मुझे गाइड करना है, तो वाइस चांसलर जो है वो मेंटर होंगे और मैं मेंटोर्ड, जिसकी मेंटरिंग की जा रही है। तो मेरे बेनिफिट्स क्या है इसके? कैरियर सपोर्ट मिलेगी मुझे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगी मुझे, स्किल डेवलपमेंट का चांस मिलेगा, स्किल्स को किस तरह पॉलिश करना है, किस तरह चैलेंजेस से निपटना है, किस तरह काम को बेहतर करना है, हायर रेट्स ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन के बेहतर चांसेस होंगे, हायर सैलरीज, ग्रेटर ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंस। तो ये सारे के सारे वो बेनिफिट्स हैं जो हर जूनियर लेवल के एम्प्लॉय को चाहिए होते हैं। तो वो फिर मेंटरिंग के जरिए हमें कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, और फिर हम बेहतर तौर पे अपने कैरियर को प्लान कर पाते हैं। तो मेंटर के क्या बेनिफिट्स हैं? अगर मैंने वाइस चांसलर साहब को अपना मेंटर बनाया तो इसमें उनके क्या फायदे हैं? डेवलपिंग इंटरपर्सनल स्किल्स, वो लोगों के साथ काम करने का उनको मौका मिलेगा, जूनियर लेवल के लोगों के साथ लिंक होने का उनको मौका मिलेगा। इंक्रीज सेल्फ एस्टीम, उनकी एक सेल्फ एस्टीम, आपने देखा मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड में सेल्फ एस्टीम 4th लेवल पे है, तो एक बहुत बड़ी नीड होती है कि आपको ये फील हो कि मैं एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, तो उनकी सेल्फ एस्टीम नीड की सेटिस्फेक्शन होगी। इंक्रीज सेंस ऑफ वर्थ टू द कंपनी, उनकी इस कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा वर्थ क्रिएट होगी। एक्सेस टू न्यू नॉलेज इन देयर फील्ड, उनको पता चलेगा कि आज के दौर में नॉलेज किस तरह बिल्ड हो रहा है, नई नौजवान नस्ल की किस नॉलेज एरियाज पे काम कर रही है। इसके अलावा कुछ फॉर्मल मेंटरिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, ये तो एक इनफॉर्मल है ना, एक शख्स के पास गया और उसने उसको अपना मेंटर बना लिया। तो इस तरह फॉर्मल मेंटरिंग प्रोग्राम भी होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर करती हैं, उसके बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं। दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कोचिंग, सो सिंपल, it's almost similar to mentoring. A peer or manager who works with an employee to develop skills, motivate, and provide feedback. A coach can play 3 roles: developing high potential managers, helping employees learn for themselves, providing valuable resources. देखिए कोचिंग में सिंपल, आप क्रिकेट का कोच क्या करता है, उसको स्किल्स ट्रांसफर करता है, साइकोलॉजिकली उसको चीज़ें सिखाता है और रिसोर्सेज देता है। अच्छा, समटाइम्स लोग रेजिस्ट करते हैं कोचिंग के लिए। मैनेजर्स में बी रिलक्टेंट टू डिस्कस परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स, मैनेजर परफॉर्मेंस के अंदर जो इश्यूज आ सकते हैं उनको डिस्कस ही नहीं करना चाहता। मैनेजर्स में बी बेटर एबल टू आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस इश्यूज देन सॉल्व देम, वो सिर्फ उन पर बात करना चाहता है, उनको सॉल्व नहीं करना चाहता। ये भी बड़ी अजीब बात है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा ना, वो प्रॉब्लम्स को बताते रहते हैं, बीमारी है उनको खुदा ना खास्ता कोई, तो उस बीमारी का बहुत ज़्यादा वो रोना रोते हैं, लेकिन उस बीमारी का इलाज नहीं कराते। तो ये इंसानी कुछ लोगों के साथ इशू होता है। मैनेजर्स में बिलीव एम्प्लॉइज परसीव कोचिंग एज क्रिटिसिज्म, हो सकता है मैनेजर समझे कि भाई मैं इनको कोच करूंगा, मैं इनकी बेहतरी की बात करूंगा तो ये इसको क्रिटिसिज्म लें, तो मुझे क्या जरूरत है लोगों को क्रिटिसाइज करने की। मैनेजर्स मे नॉट हैव टाइम टू कोच, वो खुद इतना बिजी है कि वो कोचिंग की तरफ जाना ही नहीं चाहता। And then comes another stream that is called succession planning. Succession planning, identifying, developing and tracking employees who are capable of moving into different positions. आपने ये चीज़ देखनी होती है कि भाई मेरे पास डिपार्टमेंट में 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 में से कितने लोग ऐसे हैं जिन पे अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो ये कल को बहुत आगे जा सकते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत अच्छा एसेट साबित हो सकते हैं। तो आपने उनको देखना होता है, फिर उनकी डेवलपिंग और उनकी ट्रैक करना होता है, उनके फायदे क्या होते हैं। प्रिपेयर फ्यूचर लीडर्स एंड बिल्ड बेंच स्ट्रेंथ, फ्यूचर लीडर तैयार करते हैं और फिर आप कहते हैं लोगों को जनाब ये देखें ऐसा होता है मैनेजर, आप भी ऐसा बन के दिखाएं। आप एक बेंचमार्क तैयार कर लेते हैं और वो बेंचमार्क इतना हाई होता है कि लोगों को उसको अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन व्हेन की एम्प्लॉइज लीव, आपके पास एक अच्छा शख्स, एक अच्छा रिसोर्स अवेलेबल होता है, तो अगर कोई शख्स अचानक से छोड़ जाए तो आप उसके जरिए उसको, उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। हेल्थ प्लान डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस एंड अट्रैक्ट्स एंड रिटेन्स एम्प्लॉइज, तो ये ओवरऑल सक्सेशन प्लानिंग, इसके जरिए लोग आपके साथ एंगेज रहते हैं कि भाई अगर 3 साल बाद मेरी प्रमोशन ड्यू है तो मुझे छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन मुझे अच्छी पोजीशन के लिए तैयार कर रही है, दैट मीन्स कि मुझे भी इनके साथ लॉयल रहना चाहिए। अच्छा, सक्सेशन प्लानिंग जो है, आपने एक शख्स को देखा कि ये शख्स बहुत अच्छे पोटेंशियल रखता है, बहुत मेहनती है, बड़ा स्किलफुल है और मैं इसको सीनियर मैनेजमेंट के लिए तैयार करूं, आपने ये चीज़ सोच ली, क्या अब आपको इसका ऐलान कर देना चाहिए कि आप इसको पब्लिक कर दें?
अगर आप इसको पब्लिक करते हैं तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस तो ये होंगे, एम्प्लॉयज मे स्टे बिकॉज दे अंडरस्टैंड प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट्स। अब जिस शख्स को आपने प्रमोशन के बारे में सोच लिया है एचआर मैनेजर ने, वो तो आपके साथ जरूर स्टे करेगा क्योंकि उसको पता चल गया है। एम्प्लॉयज हु आर नॉट इंटरेस्टेड मे कम्युनिकेट देयर इंटेंशंस। और जो लोग आपने सोचा कि एक शख्स बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं इसको सीनियर लेवल के लिए तैयार करता हूं, और जब आपने उसका अनाउंस कर दिया, हो सकता है वो उसके लिए तैयार ही ना हो, ज़हनी तौर पे वो सीनियर लेवल के लिए तैयार नहीं है, वो कहता है कि मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना है, मैं बस यहीं तक काफ़ी हूँ, तो वो बता देगा आपको वेल इन टाइम कि जनाब मैं इस पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप किसी और को देख लें। तो ऐसे नहीं होगा कि आप 2 साल उस पर मेहनत करें और जब आप प्रमोशन अनाउंस करें तो वो उसको डिनाई कर दें। और डिसएडवांटेज क्या है? एम्प्लॉयज नॉट टारगेटेड मे बिकम डिस्करेज्ड एंड और लीव। एक शख्स जो सोच रहा था कि मैं इस मैनेजर की पोजीशन के लिए हूँ और आपने किसी और का ऐलान कर दिया, तो वो डिस्करेज होकर हो सकता है छोड़ भी जाए, ये भी इसका एक इशू है। डिसफंक्शनल बिहेवियर क्या है? डेवलपमेंट में हेल्प एलिवेट डिसफंक्शनल बिहेवियर। डिसफंक्शनल, आप कहते हैं जी ये लैपटॉप फंक्शनल नहीं है, ये कार फंक्शनल नहीं है, तो बेसिकली उसका क्या मतलब होता है? दिस इज डिसफंक्शनल, जिस मकसद के लिए ये लैपटॉप बनाया गया है ये उस मकसद को पूरा नहीं कर रहा। तो ऐसे ही कुछ लोग भी होते हैं, आपने उनको जिस मकसद के लिए हायर किया होता है वो मकसद पूरा नहीं कर रहे होते। एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है और उसके होते हुए चोरी हो गई है, तो आप क्या कहेंगे? ये ही इज अ फंक्शनल पर्सन? नो, ही इज अ डिसफंक्शनल पर्सन। उसका होना और उसका ना होना बराबर था। टॉक्सिक बिहेवियर्स इंक्लूड इनसेंसिटिविटी, एग्रेशन, एरोगेंस, पुअर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। तो ये कुछ टॉक्सिक लोगों के बिहेवियर होते हैं। टॉक्सिक, जहरीले, उनके अंदर जहर भरा होता है, वो कुछ ऐसे उनके साथ इश्यूज होते हैं। एक तो वो इनसेंसिटिव होते हैं, कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी को नुकसान है, वो कहेंगे भाई हमने लेट आना है और लेट नहीं आना है, हमारी जो तरीकाकार है हमने उसी पे रहना है। एग्रेसिव होते हैं, वो एरोगेंट होते हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट को वो प्रॉपर तौर पे मैनेज नहीं कर सकते, हर शख्स से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। A combination of assessment, training and counseling could be used। इन ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए क्या हो सकता है? किसी एक टेक्निक के जरिए इसको हम बेहतर नहीं कर पाते। इसके लिए हमें एक तो असेसमेंट करनी होती है कि कौन से लोग ऐसे हैं, फिर उनको ट्रेन करना होता है, उनकी काउंसलिंग करनी होती है, और समटाइम्स हम उनको फायर करते हैं, हम उनको नौकरी से निकाल देते हैं, उनकी जगह पे कुछ पॉजिटिव पर्सन को लेके आते हैं जो फंक्शनल होते हैं, जिनको हम जिस मकसद के लिए हायर करते हैं उस मकसद को पूरा करते हैं। ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड किसे कहते हैं? फाइनली हम किसी चीज़ को जब लॉन्च करते हैं, हम डेवलपमेंट प्रोग्राम को अगर लॉन्च कर रहे हैं, उसमें लीगल एंड पॉलिसी रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को हमें जहन में रखना होगा कि भाई जितने भी लीगल इश्यूज हैं क्या हमने उनको अच्छी तरह देख लिया है। देन क्लैरिफिकेशन, जॉब एंड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, हम क्लैरिफाई करते हैं कि हम आपको डेवलपमेंट प्रोग्राम दे रहे हैं, उसके बाद आपकी जॉब और आपकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन हम क्या डिमांड करते हैं, हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कल्चर, कंपनी हिस्ट्री, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, नॉर्म्स, ये सारी की सारी उसकी कल्चर होती हैं और ये भी ज़रूरी होती है एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करना। कनेक्शन, डेवलपिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशन। There are some basic points about effective onboarding. You can just go through it. That's all for our today's lecture. I hope you have enjoyed. Thank you for your time and your attention. Allah Hafiz.